Hello friends, so NEET PG 2024 has been postponed. Yep. The new date is 7th July for all of you. Yep. And इस वीडियो में मैं डॉक्टर ऋषभ जैन एंड अश्वनी रंजन सर हमारे CCM फैकल्टी इस बात पे डिस्कस करेंगे कि 7th जुलाई मतलब 6 महीने अभी जो बाकी हैं उसमें कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वेदर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सारे 19 सब्जेक्ट्स एक बार कंप्लीट हो गए थे एंड अब 6 महीने डिले हो गया तो अब क्या करें, या अगर आप ऐसे स्टूडेंट थे जिनके कुछ सब्जेक्ट्स बाकी थे, लेट्स से 4-5 सब्जेक्ट हों या 10-12 सब्जेक्ट हों, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या कोई इंटर्न जिसकी अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल में इंटर्नशिप खत्म होगी एंड तब भी 2-3-4 महीने हैं नीट पीजी के लिए, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस वीडियो में हम सब बात करेंगे। अश्विनी सर। नहीं, और आई थिंक ऋषभ विल बी द परफेक्ट वन टू गाइड यू थ्रू, नॉट ओनली क्योंकि इसने अपने टाइम में टॉप रैंक्स लाए हुए थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहता है स्टूडेंट को, मैंने देखा है। और स्ट्रैटेजी उनको जो बना के देता है उसके थ्रू कई स्टूडेंट बताते हैं कि उनकी अच्छी रैंक आई है। हाँ, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी योर स्ट्रेटेजी एंड अगर मुझे कुछ इनपुट देना होगा तो दूंगा। और डेफिनेटली सर। और ये करंट स्टेटस, क्योंकि हम लोगों ने 2012-13 में निकाली थी पीजी, तुम जो हो वो रीसेंट पैटर्न को जान रहे हो बेटर। हाँ, बट आई थिंक अश्विनी सर का इनपुट एज अ टीचर बहुत वैल्यूएबल रहेगा इसमें, बिकॉज अश्विनी सर हैज बीन टीचिंग इन दिस पीजी स्पेस फॉर 5-6 years नाउ एंड सो सर के इनपुट डेफिनेटली हमारे साथ बहुत वैल्यूएबल रहने वाले हैं इस वीडियो में। सो हम स्टार्ट करते हैं करंट डेट से। अगर आज 15 मार्च है, टुडे इज 15th March व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एंड INI-CT जो कि हमारा मिड टर्म टारगेट है अभी, दैट विल बी ऑन 19th May, है ना। सो 19th May को हमारा क्या होगा, INI-CT होगा, एंड फिर फाइनली जाके हमारा 7th जुलाई को है हमारा नीट पीजी, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। तो INI-CT तक हमारे पास अराउंड 4 महीने हैं। वी हैव अराउंड 4 months टिल INI-CT एंड INI-CT नीट पीजी के बाद में 2 months है। तो बहुत ही एक अच्छा सा टाइम फ्रेम, टाइमलाइन ऑलरेडी सरकार ने हमें बना के दे दी है कि भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा या कम पढ़ा हुआ है, 4 महीने में एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से करो और INI-CT के बाद 2 महीने में अच्छे से 2 या 3 रिविजन्स करो। सही है सर? यस, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि आपदा में भी अवसर ढूंढो। हाँ, आपदा में भी अवसर ढूंढो, फाइंड अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम उन 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स से बात करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आप नेक्स्ट 6 months को कैसे प्लान कर सकते हैं। सर, तो एक बार 3 तरह के स्टूडेंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी जिनके ऑल 19 सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, ये अपने मार्च के टारगेट से चल रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मार्च के टारगेट से चल रहे थे। एक बार फर्स्ट रीडिंग अच्छे से हो गई थी, मे बी एक रिवीजन भी हो गया हो, एंड अभी एक रिवीजन दे के सेकेंड रिवीजन और करते एंड 3 मार्च को एग्जाम दे देते। बट अब सरकार ने रायता फैला दिया और बोला कि अब आप 7 जुलाई को एग्जाम दो। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो होंगे जिनके काफी सारे सब्जेक्ट्स हो सकता है पेंडिंग रहे। नाउ इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जो कि सर बताएंगे। हाँ, मैं ऐड करवा रहा था कि मोस्टली मैंने जो स्टूडेंट्स को देखे हैं वो जैसे 5 सब्जेक्ट छूट गया, 4 सब्जेक्ट छूट गया, मेजर सब्जेक्ट्स कभी कभी छोड़ देते हैं। तो मेनी सब्जेक्ट्स में भी ऑफ कोर्स एक लेस देन 5 हो जाएंगे और एक आई थिंक 6 to 8 वाले हो जाएंगे, या 6 to 10 वाले हो जाएंगे। सेगमेंट हो जाएगा लेस देन 5 सब्जेक्ट्स लेफ्ट, और एक हो जाएगा 6 to 8 वाले, 6 to 8 सब्जेक्ट्स लेफ्ट, या डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। एंड फाइनली एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हमारे जो कि हमारे इंटर्न्स हैं, जिनकी अभी इंटर्नशिप मार्च, अप्रैल या फरवरी डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज तब खत्म होगी। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके सारे 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड हैं। सो सर, मेरे हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अपना भी मोमेंटम ना तोड़ें। जो आपने रिवीजन मटेरियल ऑलरेडी 1 साल में बनाया था, उसी को रिवाइज करना चाहिए, या कंटेंट को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। राइट।
और अपना जो बनाया हुआ कंटेंट होता है कई बार वो उसके पिक्चर माइंड में इम्प्रिंट हो चुके होते हैं, तो इस पेज पे यहाँ पर ये लिखा हुआ था। हाँ। तो उसका रिवीजन भी बहुत कम टाइम लेता है। आई थिंक उसको तो ये करना ही चाहिए। कीप रिवाइजिंग योर रिवाइजेबल थिंग्स। सो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब पीजी एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा मैंने लेट से ईएनटी में से गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ रखे थे, मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ अब ईएनटी। ठीक है, तो आप कुछ साइड के टॉपिक भी पढ़ लेते हो कि जो कि शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे एग्जाम में। आई वुड से कि मत करो। उसका रीजन बीइंग कि जो प्रीवियस टॉपिक्स आपने इन डेप्थ पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करने से आप दे विल बी इम्प्रिंटेड सो वेल इन योर माइंड कि आप आसपास के टॉपिक्स खुद ही कर लोगे। होगा क्या ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा अपना सर्कल कर लोगे नॉलेज का, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आप भूलने लगोगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक लिमिटेड स्पेस है ना जो कि रिकॉल कर सकती है और स्टोर कर सकती है। तो आई थिंक जो आपने मटेरियल सर कंसाइज कर रखा है उसी को करते रहें, और मल्टीपल रिवीजन से वो इजी रिकॉल हो जाएगा डेफिनेटली। और ऑफ कोर्स आप अगर पीवाईक्यू में देख रहे हो कि कुछ टॉपिक है तो उसको ऐड कर सकते हो, बट पीवाईक्यू से बाहर जा करके और वो भी आपको भी एक रियलाइजेशन होता है कि ये टॉपिक रेयर है या नहीं पूछा गया है, तो उन चीज़ों को इंक्लूड करने से अच्छा है कि अपने फोकस को बनाए रखना। वेरी गुड। सो रिवीजन के लिए एक और स्ट्रैटेजी में बोलूँगा कि आप, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है, सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जीटीज या फिर सीबीओटीज ये सब देने। तो इनसे क्या होगा, आपका थोड़ा ब्रेथ ऑफ नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्वेश्चंस कर करके। हो सकता है कि एक जीटी में या एक सीबीओटी में आपके सारे पीवाईटी ना पूछे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक भी पूछ लियो, तो आप उसको अपने नोट्स में लिख लो। तो आपका होराइजन थोड़ा थोड़ा खुद ही बढ़ता जाएगा थ्रू MCQs. So rather than reading new theory, I would say you can do new MCQs to broaden your horizon in these next 6 months. Very good, very good. And simultaneously कुछ volatile topics, जैसे सर के PSM के फॉर्मूलेज होते हैं, PSM की कमिटीज होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स होते हैं PHCs के, CHCs के, तो याद नहीं रहते खैर कभी कभी। सही बात है। तो मैं तो क्या करता था सर कि अपने टाइम पे ना एक इतनी छोटी मैंने कॉपी बना रखी थी, तो उस पर छोटे छोटे करके मैं लिख लेता था कि ये कॉपी मैं एक रात पहले 3 घंटे पहले पढ़ूंगा, एग्जाम से पहले, सोने से पहले। ठीक है, दैट इज सो गुड। तो और उसका मल्टीपल रिवीजन भी हो जाएगा अगर वो छोटा होगा तो। बिल्कुल, तो छोटी कॉपी है, उसको जेब में लेकर घूम लो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में घूम रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो कहीं क्लासेस के लिए, उसको एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक छोटी कॉपी, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं अभी, ठीक है, अब आप रिविजन मोड में हो तो रिविजन में वोलेटाइल सब्जेक्ट साथ साथ छोटी कॉपी में लिखते रहो। वेरी गुड। एंड अब ये टाइम है जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब पहली बार रीडिंग कर रहे होते हो, रिवाइज कर रहे होते हो, तो ठीक है, थोड़ा ब्रॉडली पढ़ते हैं हम ताकि समझ आए सब्जेक्ट, बट एग्जाम से पहले पीवाईक्यूज एक्ट एज अ बूस्टर, जैसे नाइट्रो बूस्ट होता है ना मोटरसाइकिल में कि एकदम आगे बढ़ा देता है, तो पीवाईक्यूज आर नॉट टू बी गेट रॉन्ग, वो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी एंड में स्पेशली टुवर्ड्स आई वुड से अप्रैल मई जून में, इस टाइम पर तो पीवाईक्यूज एकदम फिंगर टिप्स पे कर लेना, लास्ट 5 ईयर्स के नीट पीजी, INICT, FMG तीनों, ठीक है, क्योंकि एक ही बॉडी है फ्रैंकली जो अब एग्जाम बना रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NBE। नाउ जो सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नहीं मैं एक पॉइंट इसमें मैं पूछना चाहूँगा तुम्हें कि यूजुअली जैसे PYQ जब बनाते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि या तो वो ऐप से PYQ सॉल्व करना शुरू करते हैं और क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ ऐप्स में जिसमें मॉड्यूल बना के मिलते हैं तो वो मॉड्यूल में एक साथ 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उनके आंसर चेक करते हैं। अब इन दोनों स्ट्रैटेजी में की जगह एक थर्ड स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता था और मेरे साथ मैंने देखे कई स्टूडेंट्स और फॉलो करते हैं, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि हर 10 क्वेश्चन के बाद अपने मार्क्स को चेक कर लेते थे। एवरी 10 क्वेश्चन के बाद कितने मार्क्स आए वो चेक किए। खासकर ऐप से बना रहे हैं तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर मार्क्स मैंने चेक किए 10 क्वेश्चन के बाद और 10 में से मुझे आए पहली बार में 4, तो अगले 10 क्वेश्चन बनाने जब मैं जाऊंगा तो अब मेरे माइंड में एक इनबिल्ट चैलेंज आ गया है
कि मुझे 4 से ऊपर लाना है। तो यहां पर तो मैं क्या करता था, गेस करके कोई भी आंसर दे देता था, क्योंकि गलत भी हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, तुरंत उसके नीचे सही आंसर पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर अब अगली बार मुझे 5 लाना है, एक इनर चैलेंज आ गया है, तो अब मैं गेस करना कम करूंगा और मैं उस चीज को अपनी मेमोरी से खींच के लाऊंगा, रिकॉल करूंगा और तब आंसर दूंगा। तो ये एक रिकॉल की प्रैक्टिस बेटर हो जाती है। दूसरा 10 क्यों 50 क्यों नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने में होता क्या है कि आप बनाते बनाते थक जाते हो और आपकी जो क्यूरियोसिटी है आंसर जानने का कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था क्या, वो खत्म हो चुकी होती है। आप 50 बना के ब्रेक ले लेते हो, ब्रेक के बाद जब आप वापस आते हो तो एक बार आंसर देख लेते हो, बट वो क्यूरियोसिटी नहीं होती है। 10 क्वेश्चन में क्या है कि आपके माइंड अभी तक उसमें फंसा हुआ है कि जो सेकंड मैंने गेस किया था उस मतलब नहीं आ रहा था, वो सही है कि नहीं है। तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर क्यूरियोसिटी के साथ ज्यादा फोकस से देखते हो, तो आपको पीवाईक्यू के रिवीजन कम करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक ये स्ट्रेटेजी, अगर मैं मतलब एक तुम्हारा ओपिनियन भी लेना चाह रहा हूं कि क्या ये रिकॉल प्रैक्टिस के लिए थोड़ा हेल्प कर सकती है, क्योंकि आई थिंक सर डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थकता भी आदमी कम है, पता है उसको टेंडेंसी हो कि शायद 50 ना भी करे, 40 या 35 करके बोल दे कि चलो अब हो गया, मैं इंस्टाग्राम देखना चाहता हूँ या मैं कुछ और करना चाहता हूँ। प्लस आप टेस्ट मोड में जब भी चीजें करते हो ना, तो टेस्ट मोड में आप ज्यादा सीरियस भी होते हो। मैंने देखा है कि अगर आप एक एक क्वेश्चन का आंसर करके डिस्कशन पढ़ के नेक्स्ट मूव करते हो, एक तो उसमें स्पीड भी कम होती है आपकी, दूसरा आप सीरियस भी कम होते हो। जब आपको पता है कि वो 40% ही ठीक हुए, तो मैं थोड़ा सीरियस होकर करता हूँ। यस, और एक थोड़ा चैलेंज भी आता है, तो वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, गेम बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है सर ये 10 क्वेश्चंस का करके। प्लस जैसे मैंने जब 2012 में एम्स क्लियर किया था, तो मे एम्स ही क्लियर किया था, और मैं ये पाता हूं कि मे एम्स में पीवाईक्यू बहुत ज्यादा आता है। हाँ, मे एम्स आसान भी होता है तभी हमारे जैसे लोग हो जाते हैं सेलेक्ट। तो और उसमें 825 रैंक मेरी ऑल इंडिया में आई थी उस टाइम। केवल एम्स न्यू दिल्ली था और थे नहीं, बाकी एम्स नहीं थे। तो इस स्ट्रैटेजी में मैंने सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यू INI-CET के नहीं किए थे, 10 साल के किए थे। अच्छा, 10 साल के? हाँ, और इनफैक्ट 10 के भी 1-2 साल पीछे के भी मैंने देखे थे, बट 10 ईयर ऐसा था कि मेरा कंप्लीट कमांड था। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट कर चुके हैं, अब उनके पास एक टाइम भी है कि वो 10 ईयर देखें। और INI-CET और एम्स का जो क्वेश्चन है, उनके पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। पहले भी वो वैसे ही क्वेश्चंस रखते थे, थोड़ा सा चेंज तो आया ही है, ऑफ कोर्स आएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आने वाले 5-10 दिनों में ही पीछे और 5 साल के पीवाईक्यू अगर आप ला सकते हो कहीं से, आपके सीनियर के रूम में मिल जाएंगे या किसी ओल्ड बुक स्टोर्स में मिलेंगे, ऐप पे तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और बुक्स मिल जाती हैं। तो अगर आप 10 ईयर कम से कम एम्स का, और ऑलरेडी नीट में 10 साल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2017 से जो पीछे का पैटर्न था, मल्टीपल एग्जाम होते थे, तो उसमें वन लाइनर हो रहे थे। 2018 से पैटर्न इन्होंने चेंज किया है। तो नीट में तो 2018 से 2023 करो, ठीक है, बट INI-CET में आई वुड सजेस्ट कि 2013 से लेके 23 तक कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, हम लोग अभी देख रहे हैं कि वो अब इधर के 1-2 साल से तो पूछते हैं पीवाईक्यू, लेकिन कई सारे पीवाईक्यू वो पुराने वाले उठा के डाल देते हैं। अग्रीड सर। हाँ, तो वो वहां भी पकड़ा जाएगा और आपको एक लेवल बूस्ट मिल जाएगा। जैसा ऋषभ कह रहा था कि नए नए टॉपिक बहुत ज्यादा अपने से जाके बुक में पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि CBOTs और GTs में जो टॉपिक आ रहे हैं वो इंक्लूड कर लो। तो उसी तरह से नए टॉपिक की जगह CBOT GTs के टॉपिक इंक्लूड कर लो, पर प्लस पुराने एम्स के जो टॉपिक हैं वो इंक्लूड कर लो। वो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एज देगा। और अगर आप 5 साल एम्स बना लेते हो, मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया आपके मार्क्स 10% तक इंक्रीज करने लग जाते हैं, क्योंकि वो कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। राइट सर, बहुत अच्छी एडवाइस दी है सर कि 10 इयर्स का प्रीवियसली अगर टाइम है क्योंकि आपके पास, आप डेफिनेटली कर सकते हो 10 इयर्स की। थैंक यू। एंड सो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। आई थिंक फर्स्ट कैटेगरी का अगर समराइज करें स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपने एक बार रीडिंग सारी कर ली है, तो अभी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप रिवाइज करो ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ मटेरियल, ठीक है ना। एंड अगर आपको अपना थोड़ा ब्रॉडन करना है होराइजन, तो GTs, CBOTs एंड 10 इयर्स पीवाईक्यूज को इंक्लूड कर लो, उनको इंक्लूड कर लो। आपका कितनी अच्छी कुंजी बन जाएगी, जो कि आप बार बार उनको रिवाइज कर सकते हो। आई वुड ऑल्सो से कि अपना टारगेट अभी आप में INI बनाओ कि मुझे तब अपना एग्जाम देना है, तो अपने रिवीजन साइकिल उसके हिसाब से बनाओ। नीट PG तो निकल ही जाएगा अब आपका, INI-CET सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आने का टारगेट रखो आप, ठीक है। एम्स, PGI, निमहांस, श्री चित्रा,
इधर जाना चाहते हैं अब हम, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं, चलो। सो सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ सब्जेक्ट्स हो सकता है छूट गए हों अभी, ठीक है, एंड बहुत लॉजिकल है, किसी ने अक्टूबर में शुरू कराया, किसी ने नवंबर में स्टार्ट किया, एंड इसी कैटेगरी में आई वुड ऑल्सो पुट इंटर्न्स, क्योंकि उनके भी सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, है ना। तो आई थिंक इन सब लोगों के लिए कॉमन स्ट्रैटेजी आई वुड से इसकी जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं अभी, मान लो किसी के 6 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए थे उसने, बाकी सब बचे हुए हैं अभी, तो अभी आपके पास भाई 4 महीने हैं अच्छे से INICT के लिए, नीट पीजी तक 6 महीने हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आप अपने वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिल्कुल। सो लेट्स से अगर PSM किसी को कवर करना है, थिंक सर 10-12 दिन भी अगर देंगे PSM को, हायर फिर 15 दिन भी दे दें, हाँ, अच्छे से हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। 5 दिन सर, तो 5 दिन में करा देंगे PSM। 5 दिन में हो भी जाएगा, फिर उसको रिवाइज कर लोगे। आई थिंक PSM इजी है, बट मैं उतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इजी लगेगा ही। तो हायर साइड आई वुड से 10 डेज ले लो, 10 डेज ले लो, हाँ 10 डेज में तो हो ही जाएगा। अभी बहुत टाइम है, आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड मैं तो सर पर्सनली बिलीव करूंगा, अगर अभी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं वो, तो उनको मेन नोट से पढ़ो, ठीक है, अभी है टाइम मेन नोट्स पढ़ने का, आराम से आप 6-7 दिन में मेन नोट्स पढ़ो, PSM के PYQs लगाओ, और साथ साथ उनको कंसाइज भी करते रहो रिवीजन नोट्स में। थिंक सारे प्लेटफॉर्म, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब रिवीजन नोट्स भी देते हैं आपके, जो आपके पास है उन्हीं को यूज़ कर लो, उनके मेन नोट्स आगे रखो, रिवीजन नोट्स नीचे रखो, पहले रिवीजन नोट्स में देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है, फिर वही टॉपिक मेन नोट से पढ़ लो, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो रिवीजन नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। तो आपके गुड पॉइंट, तो रिवीजन नोट्स आपके कंसोलिडेट होते रहेंगे, क्योंकि उनका बल्क कम है, तो आप रिवाइज उनको जल्दी कर पाओगे। वाओ, सही बात, मेन नोट्स। लेकिन एक ये मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो रैपिड रिवीजन के वीडियोस देख रहे होते हैं, और अभी 6 महीना बढ़ गया है, उनके पास टाइम है कि वो मेन नोट्स देख सकते हैं, बट वो फिर भी पहली बार भी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो रैपिड रिवीजन उठा लेते हैं। रैपिड रिवीजन में कभी भी कोई कंसेप्ट को टीचर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि टीचर भी अंडर प्रेशर होता है कि भाई इसको तुम्हारे को पूरे 50 घंटे की PSM को 9 घंटे में करना है, तो हम सब्जेक्ट के कंसेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो कंसेप्ट से नहीं समझ में आएगा, तो जब भी उसके क्लिनिकल क्वेश्चन या घुमा के क्वेश्चन देंगे तो आप फंसोगे। इसलिए अभी जो आपने सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनको डायरेक्ट रैपिड रिवीजन जंप करने से अच्छा है कि मेन नोट्स पढ़ो। और बहुत अच्छा आइडिया दिया कि रैपिड रिवीजन के नोट्स नीचे रख लो, उसमें ऐड ऑन कर लो, वेरी गुड पॉइंट। तो साथ साथ आपके कंसाइज भी होते रहेंगे, नहीं तो दिक्कत क्या होती है ना, जब रिवीजन करने बैठते हैं तो बिल्कुल गुल हो जाता है यार कि पहली बार पढ़ा क्या था हमने, तो फिर दोबारा बंदा मेन नोट्स खोल के बैठता है, फिर दोबारा फर्स्ट रीडिंग चलती है। तो इट्स अ बेटर आइडिया कि जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तब साथ साथ ही उनको कंसाइज भी कर लो, एंड दिस इज फॉर वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके आपके आई एम अज्यूमिंग की कंसेप्ट्स पुअर होंगे, तभी वीक है वो। नाउ अगर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से आपने 5-6 सब्जेक्ट अच्छे से कर रखे थे, तो उनका क्या करना है? तो आई वुड से कि उनको अब रिवाइज करना स्टार्ट करो, और साथ साथ अगर कंसाइज नहीं किया है तो कंसाइज करो। तो लेट्स से अगर आपने बायोकेम पढ़ रखी थी एक बार अच्छे से, अब आप बायोकेम के रिवीजन नोट्स खोलो, उनको पढ़ो, और अब मेन नोट से जो इंपॉर्टेंट PYQs कर रहे थे उनको ऐड करते रहो अपने रिवीजन नोट्स में, वेरी गुड, ताकि वो रिवीजन नोट्स आपका एकदम रामबाण बन जाए। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि MCQs तो प्रैक्टिस करना ही करना है। 10 साल के सर ने बहुत अच्छा बताया आपको 10 years PYQs, क्योंकि आपके पास टाइम है, एंड जब आप वो PYQs पढ़ोगे, रिवीजन नोट्स पढ़ोगे, आपको ऑलरेडी मिसमैच चल जाएगा पता कि कौन से टॉपिक्स हैं जो रिवीजन नोट्स में नहीं है, एंड वो मुझे मेन नोट से ऐड करने हैं। कुछ स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो INICT का PYQ भी नहीं लगाते। हाँ, ये क्या बात हुई यार? ये तो बिल्कुल ही गलत है, डिसास्ट्रस स्टेप है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हो, आपको दोनों तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि PYQs के 2-3 रिवीजन भी होने चाहिए। तो एक काम जो बहुत हेल्पफुल रहता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम PYQ बना रहे हो, तो फर्स्ट टाइम PYQ में आप 10 क्वेश्चन बनाए, या फिर आप पहले ही क्वेश्चन आंसर कर लिए, क्योंकि 10 में एक प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि अगर कम स्कोर आ जाता है ना तो डिसहार्टन हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर बना लो। जब आपने क्वेश्चन आंसर बनाया तो 3 तरह के रिस्पॉन्स होंगे, एक तो जो आपने गलत कर दिया, एक जो आपने करेक्ट किया लेकिन तुक्के से, करेक्ट बाय गेस, और एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है। सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा भी नहीं होता है, कुछ में वो स्टडी का रेफरेंस डाल देते हैं, अननेसेसरी के बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन। तो आप भी जानते हो एक्सप्लेनेशन गुड किसका है। तो आई थिंक कि फर्स्ट टाइम बनाते टाइम इन तीनों तरह के क्वेश्चन को मार्क कर देना चाहिए।
और एक्सप्लेनेशन गुड वाले को अलग कलर से कर दो, इन दोनों को सेम कलर से कर दो। फिर जब आप पीवाईक्यू को सेकंड टाइम बनाओ तो सेकंड टाइम में हमेशा पीवाईक्यू को 10-10 के स्लॉट्स में बनाओ। तो इस 10-10 के स्लॉट से क्या होगा कि आपको रिकॉल बेटर होगा, और इस 10-10 के स्लॉट्स में बनाते हुए भी, और एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, और 10-10 के स्लॉट्स में बनाते हुए भी फिर इसको मार्क कर लो, और फिर थर्ड टाइम पीवाईक्यू के लिए बिफोर एग्जाम एक बार जो भी आपने मार्क किया है उसको पढ़ लो। बिफोर एग्जाम मार्क्ड 1 को पढ़ लो, बुक मार्क जो आपने कर रखे हैं अपनी ऐप में। हाँ, तो इससे क्या होगा, 3 रिवीजन भी हो जाएगा। पहले में क्वेश्चन आंसर देखोगे तो ईगो में भी कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, सेकंड में 10-10 करोगे तो रिकॉल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एग्जाम के रियल सिचुएशन में रिकॉल ही हेल्प करता है, क्योंकि एग्जाम आपकी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस नहीं चेक कर रहा है, वो आपको चेक कर रहा है कि अंडर स्ट्रेस आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। तो वहां हो जाएगा। और थर्ड रिवीजन में क्योंकि मार्क्ड 1 पढ़ना है आपको, तो बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं, और 3 रिवीजन जिसने पीवाईक्यू के करे हैं उसकी नॉलेज रॉक सॉलिड होगा और वो ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रूल आउट तो आप डेफिनेटली कर पाओगे यार। अगर आपको पीवाईटी दे दिया, प्रीवियस ईयर टॉपिक दे दिया ना क्वेश्चन में, तो आई एम श्योर कि भाई 4 में से 2 तो आप रूल आउट कर ही दोगे कि भाई ये तो नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई पीवाईक्यू मैंने पहले ही बताया था, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि 3 बार एटलीस्ट पीवाईक्यू का भी रिवीजन करना है अपार्ट फ्रॉम योर नोट्स। ठीक है। नाउ तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इंटर्न्स थे, एंड इंटर्न्स को भी आई थिंक उसी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, क्योंकि उनके ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी पेंडिंग हैं। नाउ आई वुड से कि जब भी आप नीट पीजी INI-CET की तैयारी करते हो तो देयर आर 8 सब्जेक्ट्स दैट आई थिंक जो आपको स्ट्रॉन्ग करने ही करने चाहिए। ठीक है, तो वो 8 तुम बोलो मैं लिखता हूँ। तो 8 सब्जेक्ट्स आई वुड से मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट सेकंड ईयर सब्जेक्ट। सो पैथ ले लेते हैं, फार्मा ले लेते हैं, माइक्रो ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका आगे का पेस भी इनसे बनता है और इनसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, स्पेशली पैथ, माइक्रो, फार्मा। नाउ दूसरा मैं बोलूँगा कि बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटमी, ये 2 इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं कि इनका मटेरियल लिमिटेड है। बायोकेमिस्ट्री में जो भी फैकल्टी पढ़ाती है या जो भी रिव्यू बुक्स में लिखा है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है फ्रैंकली। तो आप उसमें अराउंड 90 to 100% स्कोर कर सकते हो इन माय ओपिनियन। इतना इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा आई वुड से PSM, ऑब्स गाइनी एंड फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, PSM इसलिए क्योंकि उसके क्वेश्चंस अगर आपने नहीं पढ़े, बायोस्टैट्स नहीं पढ़ी, एपिडेमियो नहीं पढ़ी, तो नहीं सॉल्व होंगे। ऐसा तो नहीं कि इसलिए क्योंकि मैं साथ में नहीं सर, मैंने आप PPT में भी यही लिखा हुआ था। PSM इज इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। टफ भी नहीं होते क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया। यस, सेम फॉर फोरेंसिक, अगर आपने फोरेंसिक पढ़ ली तो उसी से क्वेश्चन आना है। एंड गायनी के 15+ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और गायनी के क्वेश्चन आपकी पैथ, फार्मा, माइक्रो की नॉलेज से नहीं होते, वो गायनी की नॉलेज से ही होते हैं। यस, तो इसलिए मैं ये 8 सब्जेक्ट्स आई वुड से कि अगर आप इंटर्न हो, आपके पास 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, एक सब्जेक्ट मिसिंग है, पैथ, फार्मा, माइक्रो, बायोकेम, एनाटमी, PSM, ऑब्स गायनी, फोरेंसिक। सीरियसली फोरेंसिक के सर 8 क्वेश्चन आते हैं और 2 दिन पढ़ना होता है फोरेंसिक को बस। वाओ, तो इतना तो सुसाइडल है, इतना हाई स्कोरिंग है वो। या वेरी गुड। तो ये 8 क्वेश्चंस एज एन इंटर्न आई वुड से, अगर आपके पास 2-3 महीने हैं, आप लेट्स से नवंबर INI-CET टारगेट कर रहे हो, बट आई वुड स्टिल से कि नीट PG 2024 आप सीरियसली दो। सब कुछ नहीं पढ़ सकते, रादर देन बस PYQ करके चले जाना था, उससे बेटर है कि आप ये 8 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ो ताकि आपका एक बेस बन जाए, आप नवंबर INI-CET को अच्छे से दे पाओ, एंड इनसे आपके अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस आ जाएंगे आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये 8 सब्जेक्ट इसलिए मैंने आपको बताया। नाउ फॉर ऑल दीज 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, एलन नेक्स्ट ने सोचा कि कुछ कोर्सेज लॉन्च करते हैं ताकि हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए पूरी प्रिपरेशन में। सो फॉर वो स्टूडेंट्स जिनके सारे 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, अभी आपका टारगेट रिवीजन है, एंड रिवीजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है टेस्ट एंड डिस्कशन, क्योंकि हमारे टाइम पर जब एप्स का इतना कल्चर नहीं था, बहुत पॉपुलर था। इंटर्न्स, पोस्ट इंटर्न्स यूज्ड टू जॉइन TND बैचेस एंड दैट वाज द नॉर्म। एंड इतना अच्छा TND का कंसेप्ट है ना कि आपको 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट आएगा, एंड वो टेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ टफ सब्जेक्ट्स एंड प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक्स। तो आपके जो टफ टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं उसमें, जो प्रीवियस आस्क्ड टॉपिक्स हैं जो कि अच्छे से आपको करने ही हैं वो भी कवर हो जाते हैं। सो दिस बैच वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम
27th Jan. 27th January for both NEET PG and INI-CT. And इसमें live in-app classes होंगी. So it will be online mode, in-app classes होंगी इसमें. आप घर पे बैठ के आराम से देख सकते हो पूरा टेस्ट एंड डिस्कशन. जो हम लोग का इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि TND यहाँ पर हम लोग खुद फैकल्टी ही बना रहे हैं. तो हमारा ये टारगेट भी रहता है कि हम कोशिश करें कि रियल एग्जाम के क्वेश्चन को गेस आउट कर दें और TND को ऐसा बनाएं कि अगर वो बच्चा केवल TND भी रिवाइज कर रहा है तो उसको जो मेजर पार्ट है, टॉपिक्स है, वो सब कवर हो जाए. राइट सर, राइट सर. यही मोड होता है एक्चुअली TND का ना. एंड TND में आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पढ़ के आना है टेस्ट के लिए. TND को केवल बेस नहीं बनाना. TND के आने से पहले आपको अपना मटेरियल जो है, जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है 19 सब्जेक्ट्स का, अपने प्राइमरी सोर्सेस को पढ़ के आना है, फिर टेस्ट लगाना है और जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ इसमें और क्या फीचर्स हैं कि इसमें बोथ INI-CT नीट पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे. आप साथ में रैपिड रिवीजन वीडियोस एंड रैपिड रिवीजन डिजिटल नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपके खुद कोई रिवीजन नोट्स नहीं बने हुए. क्योंकि बहुतों के रिवीजन नोट्स नहीं होते, अलग से लेने की क्या जरूरत है, वो TND में मिल जाएगा, आपको वहीं में मिल जाएगा. प्लस आपको पूरा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा. अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो वीक है उसके सॉल्व करना है तो पूरा क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो. और एक मेन फीचर यहाँ पे है कि वो 2 CBOTs होते हैं. CBOTs मतलब आप जाकर के वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर पे दो और वो ऑल ओवर इंडिया में एलन के हैं. तो एक CBOT आपका बिफोर दिस TND शुरू होगा और एक आफ्टर, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट भी कर सकते हो और एग्जाम के स्ट्रेस वाले सिचुएशन से रियल एग्जाम सिचुएशन को फील कर लो. क्योंकि घर पे बैठे बैठे जब हम लोग GTs वगैरह देते हैं उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं. CBOT एग्जाम सेंटर में फील आती है कि अब ठीक है, प्रॉपर शायद ऐसे INI-CT या नीट PG का एग्जाम दे रहे हैं. नाउ जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनके लेट से कुछ वीक सब्जेक्ट्स बाकी थे या कुछ फाउंडेशन में पुअर थे सब्जेक्ट, जिनको आपको लगता है कि हमें मेन नोट से ही अभी स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग एक रेगुलर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd February. 4 मंथ का करीब ये कोर्स होगा और आपको ये एग्जाम से 1 मंथ पहले एंड हो जाएगा. तो 1 मंथ नहीं, ये तो 2 मंथ पहले एंड हो जाएगा. 2 मंथ पहले मई में एंड हो जाएगा. तो 2 मंथ आपके पास एम्पल टाइम होगा कि आप उस अपने पूरे कोर्स को जो यहाँ पढ़ रहे हैं 4 मंथ में, उसको 2 रिवीजन भी कर लें. हाँ, तो आपका हम 4 मंथ में सारे लाइव इन ऐप लेक्चर्स होंगे. आप घर पे बैठ के कहीं भी ऑल ओवर इंडिया इनको एक्सेस कर सकते हो. 4 मंथ में हम सारे हाई यील्डिंग टॉपिक कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे. एंड इसके बाद हर एक सब्जेक्ट लेट से हम कवर करते हैं तो उसका एक ऑनलाइन टेस्ट अपलोड होगा ऐप पे ही, जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच सब्जेक्ट यू कैन इवैल्यूएट कि आपका कितना समझ आया, कितना कोर्स आया. ठीक है. और फिर वो टेस्ट फिर से फैकल्टी ही बना रही है, तो अगेन इट विल बी टू द पॉइंट, रियल एग्जाम के जैसे. प्लस इसका जून में हम एक 28 डेज का रिफ्रेशर कोर्स भी करेंगे, काइंड ऑफ लाइक अ रिविजन कोर्स, कि जो आपने 19 सब्जेक्ट अभी 4 महीने में पढ़े, अब 1 महीने हम सारा रिविजन कर लेंगे. सो आपका एग्जाम 7 जुलाई को है, तो जून में यू कैन ऑल्सो डू अ रिफ्रेशर कोर्स फ्रॉम दिस बैच. प्लस बाकी सारे जो आपके रिविजन पैकेज थे, डिजिटल नोट्स थे, क्वेश्चन बैंक्स थे, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलेंगे आपको. प्लस 2 CBOTs जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, सेंटर पे जाके आप दे सकते हैं. वेरी गुड. नाउ तो अगर ये पूरा प्लान हम देखें तो जो 19 सब्जेक्ट्स का प्लान है दैट इज फॉर 15,000. बट अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, जैसे आपके 4-5 सब्जेक्ट्स बाकी हैं या फिर 10 सब्जेक्ट्स बाकी हैं, तो उसके लिए यू कैन अगेन बाय अ लिमिटेड 5 सब्जेक्ट वाला प्लान only for 5,000. So 5,000 में you can choose any 5 subjects of your choice. And 10 subject for 9,000. So it's easy. You need not to waste much money. हाँ, अगर आपको वीक सब्जेक्ट्स लगते हैं, आपको लग रहा है कि ये 5 सब्जेक्ट्स यहाँ से ले लेता हूँ, मुझे ये वीक लग रहा है, so you can customize your plan as well. Yep. So this was the strategy for this 3-6 months of NEET PG for you guys. And I would say कि आप अपना टारगेट अभी INI-CT बनाओ. एक छोटा टारगेट होता है तो थोड़ा सीरियसनेस भी ज़्यादा आती है. यस. एंड INI-CT एक अच्छा एग्जाम होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत पेट टॉपिक्स होते हैं INI-CT के, उनको अच्छे से पढ़ना होता है. एंड ऑब्वियसली देयर इज अ चांस टू गेट इनटू सेंट्रल इंस्टीट्यूट, गेट बेटर पे, देयर इज नो बॉन्ड, वो सब पर्क्स तो हैं. यप. अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने देखा है आप तुम्हारे भी वीडियो में तुमने कई बार प्रमोट किया है कि यूएसएमएली फर्स्ट एड पढ़ो, खासकर एम्स के लिए. तो क्या वो नीट के लिए भी यूएसएमएली फर्स्ट एड पढ़ना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? सर एक्चुअली फर्स्ट एड में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है.
ओके फर्स्ट एड में बस कंसाइज्ड मटेरियल है। ओके लेट से अगर किसी पूरी बायोकेमिस्ट्री अगर रिविजन नोट्स में 60-70 पेज की कही है या मेन नोट्स में 250-300 पेज की है, तो फर्स्ट एड में बायोकेमिस्ट्री 50 पेज की है। ओके तो आपके पास एक स्केलेटन बन जाता है ऑफ रिवाइजेबल नोट्स, उसके आप ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो। ओके एंड क्योंकि वो स्केलेटन ही है, वो कंप्लीट नहीं है, ओके तो उसको आपको हमेशा कंसोलिडेट करना होता है थ्रू सम एक्स्ट्रा रिसोर्स। ओके बट जिनके पास रिविजन नोट्स नहीं है, उनको आई वुड से कि यू कैन यूज फर्स्ट एड। अगर आपके पास हैं ऑलरेडी रिविजन नोट्स, तो आई थिंक फर्स्ट एड तब इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है। और जैसे आप इनके किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे एलन के, तो डेफिनेटली उसमें सारे रिवीजन नोट्स आपको इंक्लूडेड रहेंगे, अवेलेबल तो दैट इज आल्सो देयर। क्योंकि मैं जैसे बता रहा था कि हमारे टाइम में फर्स्ट एड हम लोग नहीं पढ़ते थे, बट पीवाईक्यूज को ऐसा रिवाइज करते थे उनके टॉपिक्स को। और जो तुम बता भी रहे थे कि एम्स में पेट टॉपिक्स होते हैं, है ना, पीजीआई में भी वैसे उस टाइम पेट टॉपिक्स होते आते थे। हाँ। तो उसको पढ़ने से हमारी रैंक आ जाती थी। हाँ। तो आई थिंक पेट टॉपिक्स का एक जो इसने बहुत अच्छा ऋषभ ने आइडिया दिया कि एक छोटी नोटबुक बना लो, उसमें जो पेट टॉपिक्स हैं और जो फॉरगेट कर रहे हो पॉइंट, वो उनको आप लिख करके रखो अपने पास और उसको मल्टीपल रिवाइज कर लो, तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, पता है कि लोगों को लगता है कि जो टॉपर्स हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, वो बस एक चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहते हैं एंड एक मेथोडोलॉजी बना लेते हैं कि इतना 19 सब्जेक्ट्स को कम टाइम में कैसे रिवाइज कर सकें। वो मेथोडोलॉजी यही है कि रिविजन नोट्स, वो मेथोडोलॉजी फ्रैंकली फनलिंग डाउन योर नोट्स ही है। तो एक सबसे बड़े हैं आपके मेन नोट्स, फिर आते हैं आपके रिविजन नोट्स, फिर आती है आपकी छोटी कॉपी। ओके तो वैसे वैसे ही आपके दिमाग में भी आई थिंक मेमोरी स्टोर होती है कि आप जब रिकॉल करते हो तो कंसेप्ट सबसे पहले रिकॉल होता है, फैक्ट बाद में रिकॉल होता है। तो क्योंकि वो फैक्ट फॉरगेटेबल है, आप छोटी कॉपी में लिख लो, एक दिन पहले पढ़ लो। वाओ। क्या यही गुरु मंत्र तुमने फॉलो किया था? 4th रैंक आई थिंक एम्स में लाए थे या तो यही फॉलो किया था गुरु मंत्र, या और भी कुछ एक्स्ट्रा है जो देना चाह रहे हो टॉप करने के लिए? आई थिंक मैंने जब एक ग्रैंड टेस्ट दिया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मुझसे नहीं हो पाएंगे सारे सब्जेक्ट्स रिकॉल। ओके तो तब मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यार अपने ये 19 सब्जेक्ट्स जो हैं इनको रिवाइजेबल कैसे बनाएं। ओह तो हमारे टाइम पे रिविजन नोट्स नहीं थे एंड एम्स में ट्रेंड चल गया था फर्स्ट एड पढ़ने का। हम अपने सीनियर्स को भी देखते थे जो यूएसएमएल देते थे, उनकी पीजी में बड़ी अच्छी रैंक आती थी। ओके तो तब फिर फर्स्ट एड खोली, हमने देखा कि इसमें तो ऑलरेडी सामान इकट्ठा हो रखा है, हाँ बस इसमें ऐड ऑन थोड़ा सा ऐड ऑन करना है। So that way first aid really helped me. That's why I keep promoting it and telling other students कि अच्छा रिसोर्स है अगर आपके पास ऑलरेडी। So I think ये गुरु मंत्र। अश्वनी सर के कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स, then we'll I think wrap up the session. या क्लोजिंग रिमार्क्स मेरा तो ये है कि जर्नी जो एंजॉय करेगा प्रिपरेशन की, हैप्पी मोड से पढ़ेगा, उसको 2-3 घंटे पढ़ने में भी 4-5 घंटे का इनपुट मिलेगा। और इस 6 मंथ की जर्नी को रादर देन सोचना कि ये बोरिंग है, देखो यार जिस भी दिन हम पढ़ते हैं हमें शाम में एक इंटरनल खुशी तो मिलती है। और आज के टाइम में ऋषभ यहाँ पर है, अगर मैं इससे बोलूँ कि तुम अपने पास्ट का बेस्ट टाइम याद करो, तो वो बेस्ट टाइम एक इसका प्रिपरेशन टाइम भी जरूर होगा। क्योंकि मुझे पूछ लेना चाहिए था हालांकि पहले, बट आई थिंक वो होगा क्योंकि उस टाइम में इसने अपने मन को जीत करके जो वर्क किया था उसके चलते ये खुद पे बहुत प्राउड फील करता है और वो दिख सकता है वो कॉन्फिडेंस और प्राउड। तो दिस 6 मंथ एक हैप्पी जर्नी है जिसमें आपको रोज वर्क करके एक इनर हैप्पीनेस मिलती है और बाद में हमारे स्टेज पे आकर के आप उसी जर्नी पे सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हो। तो बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और वो फ्लो छोड़ दिए हैं। अगर आपने फ्लो बनाए रखा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अब आसानी से आगे निकल सकते हैं। You have a very good chance of getting a very good rank in both INI and NEET PG because of बहुत टाइम है। Yes. तो इस 4 महीने या 6 महीने में प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि कंफ्यूज मत हो, कुछ नया मत उठाओ। पीजी प्रिपरेशन ना बड़ी सिंपल सी है कि आप कोई भी एक एग्जाम प्रिपेयर कैसे करते हो कि जो मेरा वीक है मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल यही है। एक्स्ट्रा चीज बस पीजी एंट्रेंस में ये है कि मटेरियल क्योंकि इतना ज्यादा है तो आपको कंसाइज करना है। ठीक है, उसके लिए हमने स्ट्रैटेजीज आपको बता दी हैं एंड आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी पे मुझे भी ट्रस्ट है, जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया इट्स रियली यूजफुल। So I think with that we'll close the video. Thank you. Thank you so much. Bye. Hasta la vista. Das vidania. We will see you again. Thank you. Bye. Bye bye.